जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में मुख्य अंतर क्या है, संघ प्रकार के शासन कहाँ पर देखने को मिलते हैं और राज्य प्रकार के शासन कहाँ को देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से इसमें जो बेसिक अंतर होते हैं, ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था होता है मुख्य रूप से विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त होता है, जहाँ पर ढेर सारे राज्य एक साथ में समाहित होते हैं। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है यह छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है और वहाँ पर शासन प्रशासन चलाने में काफ़ी सुविधा होती है। तो चलिए इसके बारे में मुख्य लक्षण देखते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट कवर करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा हमारा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे द्वारा लाई गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संघात्मक शासन व्यवस्था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि यह विशाल राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त होता है। तो इसके लक्षण के तौर पर हम लोग क्या मुख्य रूप से देखते हैं, तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर केंद्र और राज्यों के मध्य में होता है। यहाँ पर कई प्रकार की सूचियों की हम लोग व्याख्या देखते हैं वहाँ के संविधान में, जैसे कि केंद्र सूची का विषय अलग होता है, राज्य सूची का विषय अलग होता है और समवर्ती सूची होता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम और कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रावधान ये होती है कि जहाँ पर केंद्र इस पर नियम बना देता है, वहाँ पर राज्य का जो नियम होता है वह असक्रिय हो जाता है, यानी वहाँ पर निरस्त हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है लिखित संविधान की अनिवार्यता। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ भी चलाई जाती है दुनिया में, जितने भी देश इसके पालन करता है, वहाँ पर हमेशा लिखित संविधान की अनिवार्यता होती है, यानी कि वहाँ पर लिखित संविधान हमेशा पाया जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता। वहाँ जहाँ पर हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को पाते हैं, वहाँ पर जो संविधान होती है उसे सर्वोच्च पावर दी गई होती है, यानी कि उसकी सर्वोच्चता वहाँ पर उपस्थित होती है। अगला हमारा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायालय। जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर हमेशा स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना होती है और वह स्वतंत्र रूप से किसी भी नियम कानून की समीक्षा करने में सक्षम होता है। अगला हमारा पांचवा पॉइंट है राज्यों को अधिक स्वायत्तता। जो राज्य संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेरिका को ले सकते हैं, वहाँ के राज्यों को अधिक पावर दी गई है, यानी कि वे अपने आप में अधिक स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए। वहाँ पर केंद्र के जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। बाकी जितने बच्चे भी पावर होते हैं, कानून होते हैं, जो नियम होते हैं, उन्हें बनाने का और उन्हें चलाने का पूरा पावर जो होता है राज्य के अंदर निहित होती है, यानी जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका आराम से के साथ नियम और कानून बना करके पालन करवा सकती है। अगला हमारा है छठा पॉइंट लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। तो जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया जाता है। वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है तथा वहाँ पर उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाता है। अगला हमारा है पॉइंट नंबर 7 विदेशी नीति के संचालन में जटिलता। जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पर विदेशी नीति जो होती है वहाँ पर डबल स्तरीय होने के कारण काफ़ी जटिल होती है। कुछ संबंध जो वहाँ के होते हैं स्टेट भी बना सकते हैं और जो केंद्र होता है अपने स्तर पर बनाता है। इस प्रकार एक दूसरे के नियम कानून कभी कभी ओवरलैपिंग या कुछ नियम कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ देखने को मिलता है कि यह काफ़ी पेचीदा हो जाता है। इससे संबंधित अन्य फैक्ट जो होते हैं, जो कि हमारे परीक्षा के लिहाज से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमेशा परीक्षा में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये यहीं से उठाए जाएंगे। जितने भी हम आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं यहीं से बनाए गए हैं या भविष्य में बनते रहेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों सम्मिलित हैं, का संतुलन चक्र के रूप में माना जाता है, यानी संतुलित करने का कार्य वहाँ पर न्यायपालिका करती है। अगला पॉइंट है संघात्मक राज्य
एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इत्यादि को जाना जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, अमेरिका में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में गणना व अवशेष सिद्धांत का कार्य करता है, अर्थात केंद्र की शक्तियों का उल्लेख वहाँ पर उसके संविधान में कर दिया गया है। बाकी सभी अधिकार जो है राज्यों के बीच में बांट दी गई है, यानी उन्हें राज्यों को ये इस प्रकार की शक्ति वहाँ पर प्रदान कर दी गई है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि जो छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। इससे संबंधित फैक्ट को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पर किसी प्रकार की राज्य की सरकारें नहीं पाई जाती हैं, यानी सेंटर से ही उनका संचालन किया जाता है। वहाँ पर केवल केंद्र सरकार पाई जाती है और वही नियम कानून बनाती है, जिसके अंतर्गत सारे जो भाग हैं उन्हें लागू किया जाता है और उन्हीं के अनुरूप वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अगला पॉइंट हमारा है शक्तियों का केंद्रीकरण। यहाँ पर एक ही पावर होने के कारण जहाँ पर भी वो चाहते हैं, जैसा भी नियम कानून चाहते हैं उसे लागू कर सकते हैं। इसमें उनमें काफ़ी जटिलता से बचे जाते हैं और किसी भी प्रकार के यहाँ शासन प्रशासन करने में दिक्कतें नहीं उत्पन्न होती हैं। प्रशासनिक एक रूपता, एक सरकार होने के कारण सारे क्षेत्रों में एक ही प्रकार के प्रशासनिक एक रूपता देखने को मिलती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अभी उदाहरण ले ले उत्तर प्रदेश राज्य के तौर पर, तो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता है उसे दे सकती है, जबकि बगल के पड़ोसी राज्य राजस्थान इससे अवमुक्त हो सकता है। लेकिन यदि नेपाल में किसी प्रकार की योजना चलाई जाती है तो वहाँ के जितने भी क्षेत्र हैं या जितने भी भागों में उसे डिवाइड किया गया सारे राज्यों में एक समान से लागू होगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 4, संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त। संकट काल के लिए अधिक उपयुक्त इसलिए माना जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था को, क्योंकि वहाँ पर एक ही शासन प्रशासन करने वाले नियम और कानून बनाए जाते हैं, जिसके अनुरूप उन्हें लागू करने में केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही राज्य के स्तर पर सारे राज्यों में वहाँ पर नियम कानून बनाए जाते हैं। यानी कि यदि उदाहरण के तौर पर भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो शासन करने वाला अधिकारी है, यदि यहाँ किसी योजना या नियम कानून को लगाने के लिए वह बढ़िया से अपने आप को सुसज्जित किया हुआ है, लेकिन उसे यदि अदर स्टेट में उदाहरण के तौर पर बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो बिहार सरकार की दूसरी योजना होने के कारण वह भली प्रकार से उसे करने में सक्षम नहीं होगा और वहाँ के नियम कानून बदलने होने के कारण वह अच्छी प्रकार से उसे करने के लिए अपने आप को सरलता नहीं महसूस करेगा। अगला हमारा है विदेश नीति के संचालन में सरलता। तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि वहाँ पर एक ही विदेश नीति होगी एकात्मक शासन व्यवस्था में और वह पूरे देश के लिए बनाई जाएगी। यदि किसी देश के साथ में नेपाल समझौता करता है तो वह पूरे देश में लागू हो सकती है, लेकिन यदि संघात्मक शासन व्यवस्था में देखा जाए तो किसी दूसरे देश से जाकर के उत्तर प्रदेश राज्य कुछ विशेष प्रावधान या अनुरूप अपनी कुछ अनुष्ठान या नियम कानून को बनवा करके वहाँ से कुछ रियायतें या कर्ज ले सकता है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर केवल जो केंद्र सरकार होती है सारी शक्तियाँ उसी के अधीन होती है। जो कुछ भी शर्तें या नियम कानून बनाए जाते हैं या जो समझौते होते हैं वहाँ पर केवल केंद्र सरकार के ही हाथों में होती है। अगला है इकहरी नागरिकता। इस मामले में देखा जाता है कि यदि किसी जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पर केवल एकल नागरिकता पाई जाती है, यानी कि केवल देश का नागरिक होता है, वहाँ राज्य का कोई नागरिक नहीं होता है। लेकिन भारत में अर्धसंघ पाए जाने के कारण इस प्रकार की प्रक्रिया देखी जाती है। लेकिन जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर अमेरिका को ले लीजिए, वहाँ पर राज्य का दूसरा नागरिक होता है और देश का दूसरा नागरिक माना जाता है, यानी वहाँ पर डबल यानी दोहरी नागरिकता का संचालन किया जाता है। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर के तौर पर देखते हैं जो कि परीक्षा के लिहाज से इन्हीं प्रश्नों से को उठा करके पूछा जाता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, एकात्मक शासन जो है ब्रिटेन, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान इत्यादि देशों में देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, विश्व में कहीं पर संघात्मक तो कहीं पर एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में दोनों सत्ता विद्यमान है, यानी कि एकात्मक और संघात्मक दोनों देखने को मिलती है। सामान्य काल में संघात्मक व विशेष काल में एकात्मक शासन व्यवस्था का रूप धारण कर लेता है। ऐसी व्यवस्था राज्यों को अधिक स्वायत्तता देते हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है, भारत में संघात्मक
व्यवस्था है, किंतु इसकी प्रवृत्ति जो है केंद्र उन्मुखी है, अर्थात जो केंद्र की ओर अधिक इसका झुकाव देखने को मिलता है। इससे संबंधित अगला हम लोग फैक्ट देखते हैं, संघ की अवधारणा क्या है, किस प्रकार इनका डिवीजन किया गया है। तो पहले संघ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो राज्यों के समूह को संघ कहते हैं, यानी कि कई राज्य जब आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें संघ कहा जाता है। संघ तीन प्रकार के होते हैं, यानी इनका बेसिक डिवीजन तीन तौर पर किया जाता है। पहला है संघ, जिसे फेडरेशन कहते हैं, दूसरा है परिसंघ, कॉन्फेडरेशन कहते हैं, और तीसरा है अर्ध संघ, जिसे क्वैसी फेडरल कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर तीन भागों में बांटा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संघ किसे कहा जाएगा, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जो संघ होता है, फेडरेशन जिसे हम लोग कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो राज्यों का ऐसा समूह जो अपने आप को समूह में विलय कर सकते हैं, किंतु अलग कभी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका जैसे हैं, वहाँ के जो राज्य हैं इस प्रकार के संघ बनाए हुए हैं आपस में, और एक स्टेट का यानी देश का निर्माण किए हुए हैं। दूसरा है हमारा फेडरेशन, कॉन्फेडरल, जिसे परिसंघ कहा गया है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो राज्यों का ऐसा समूह जो अपने आप को समूह में विलय कर सकते हैं और समूह से जब अलग होना चाहें तो अलग होने के लिए स्वतंत्र हैं। इनको आदर्श महासंघ भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ जिसे कहा जाता है, जो दिसंबर 1990 में विघटित हो गया था, वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती थी। अगला हमारा है अर्धसंघ, जिसे क्वासी फेडरल कहा जाता है। इनमें राज्यों का ऐसा समूह होता है जो समूह में सम्मिलित हो सकते हैं किंतु अलग नहीं हो सकते। इनका चरित्र समान परिस्थितियों में संघात्मक एवं विशेष परिस्थितियों में एकात्मक होता है। संघात्मक और एकात्मक दोनों सामने पाया जाता है, जैसे भारत में देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं इससे ज़्यादा। तो भारत में संघ का क्या स्वरूप है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी तक भारतीय संघ निम्न रूपों से गुजरा है। पहला है सहकारी संघ, दूसरा है एकात्मक संघ, तीसरा है राजकोषीय संघ, जो कि 1991 आर्थिक उदारीकरण के पश्चात देखने को मिला था। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर संघ के बारे में जैसा आपको हमने बताया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय संघीय व्यवस्था को मोरिस जोन्स ने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया है, जो कि परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, केसी हुइयर ने कहा था कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। यह अभी परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पहले भी पूछा जा चुका है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, भारतीय संघ को ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद का नाम दिया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 2 बार पूछा जा चुका है। अगला हमारा पॉइंट है, भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। एक केसी वेयर के द्वारा कहा गया कथन है और यह भी परीक्षा में पहले से ही पूछा जा चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं संविधान में एकात्मक संविधान के लक्षण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत में जो है एकात्मक संविधान के लक्षण क्या हैं। तो पहला है एकारी नागरिकता यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट है, समस्त राज्यों के लिए एक ही संविधान, पूरे हर राज्य में जो लागू होते हैं। तीसरा पॉइंट है, आपात उपबंध की व्यवस्था यहाँ के संविधान में देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट के रूप में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, केंद्र और राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन किया जा सकता है संसद द्वारा। पांचवा पॉइंट है, एकीकृत न्यायपालिका को देखने को यहाँ पर मिलता है। छठा पॉइंट है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। सातवां पॉइंट है, राज्यसभा में राज्यों का असामान्य प्रतिनिधित्व होता है। आठवां पॉइंट है, केंद्र को राज्यों की सूची पर विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है। नौवां पॉइंट है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है। यहाँ पर 10वां पॉइंट है, अखिल भारतीय सेवाएं जो कि हैं उनका सृजन किया गया है। 11वां पॉइंट है, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। और 12वां है यहाँ पर, योजना आयोग की जगह पर वर्तमान में नीति आयोग को बनाया गया है। तो ये भारत के एकात्मक संविधान के लक्षण के तौर पर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण बिंदु थे, जिसे हमें जानना चाहिए या इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण बिंदु। ये जितने भी बिंदु हम बताएंगे सारे परीक्षा में पूछे गए हैं और इनसे रिपीटेशन होते हुए लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया था।
दूसरा पॉइंट है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। तीसरा पॉइंट है संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। चौथा पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली के संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। यहाँ पर अगला पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस प्रकार संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन को पेश किया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान निर्माण करना था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित कर दिया था। अगला पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे, का गठन किया गया था। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया था। अगला है प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला पॉइंट है मूल अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई को पटेल को बनाया गया था। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला पॉइंट है झंडे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है। अगला हमारा पॉइंट है भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जिसका उस समय खर्च लगभग 64 लाख रुपए बैठा था। अगला पॉइंट हमारा है संविधान सभा के अंतिम दौर की बैठक 14 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी। यह भी पूछा गया है। डेट आप ध्यान रखिएगा 14 नवंबर, क्योंकि ये डेट आपसे पूछा जाता है और इसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पर जो संविधान था उस पर हस्ताक्षर करके उसे पारित कर दिया था। इसका डेट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा है संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत व 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ पर डेट ध्यान रखने योग्य है। कब कब किया गया था, तो ये डेट यहाँ पर आपको मेंशन करके हमने बता दिया है। कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत व 26 जनवरी 1950 को लागू। अगला पॉइंट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। अगला हमारा है संविधान के निर्माण में कुल 11 अधिवेशनों में 105 बैठक आयोजित की गई थी। 11 अधिवेशन टोटल हुए थे, जिसमें 105 बैठक को संचालित किया गया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की मूल प्रति जो है अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसको संसद के केंद्रीय कक्ष, जिसे एनेक्सी भवन में कहा गया है, उसमें रखा गया है। अगला पॉइंट हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया था। और अगला हमारा पॉइंट आज का लास्ट पॉइंट है पंडित नेहरू संसदीय गणतंत्रीय समाजवादी व्यवस्था के मुख्य रूप से भारत के सबसे प्रबल समर्थक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के जितने भी मुख्य टॉपिक होते हैं और बिंदु होते हैं यहाँ पर हमने अध्ययन कर लिया है। कभी भी परीक्षा होगा तो यहाँ से यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन उठाया जाएगा तो इन्हीं पॉइंटों के मध्य से उठाया जाएगा। तो आज का सेशन बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।